अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा के स्पीकर के ओहदे को लेकर कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA और हिज़्ब इख्तिलाफ के इंडिया इत्तेहाद के दरमियान इत्तेफाक राय ना होने की वजह से आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में तीसरी बार ये सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें हुक्मरान पार्टी की जानिब से साबिक स्पीकर ओम बिरला और अपोजिशन की जानिब से के सुरेश आमने सामने हैं। राजस्थान की कोटा पार्लिमानी सीट से मुसलसिल तीसरी बार जीतने वाले बीजेपी के ओम बिरला ने हुक्मरान जमात की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, जबकि केरला से जीतने वाले कांग्रेस के 8 बार के रुकन असम्बली सुरेश ने अपोजिशन की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब मुत्तफ़िका तौर पर किया जाता है और ये ओहदा हुक्मरान जमात के पास रहता है, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा उमूमन अपोजिशन के पास रहता है। इसी रिवायत के तहत हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर के ओहदे के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा करने की अपोजिशन से बात की थी, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया था कि बदले में उन्हें डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया जाए। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुक्मरान जमात ने इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों से बात की, लेकिन डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए अपोजिशन की तरफ से जो शर्त आयद की गई है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का स्पीकर किसी खास पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे ऐवान के लिए होता है, और अगर अपोजिशन इसके लिए इंतखाबात पर इसरार करती है तो ये अफसोसनाक है। दूसरी जानिब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अगर अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया जाता तो वो लोकसभा के स्पीकर के ओहदे के लिए हुक्मरान जमात के साथ इत्तेफाक राय के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुझे अखबारात के जरिए मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से कहा कि वो हुकूमत के साथ तामीरी ताउन करें। खड़गे जी को राजनाथ सिंह का फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने स्पीकर की हिमायत करने को कहा था, लेकिन पूरी अपोजिशन ने इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां आज के हालात पर और विशेषकर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर 100% सटीक बैठती हैं। वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है, और वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो नरेंद्र मोदी के खोखले दावे, उनके खोखले शब्द जैसे कि समन्वय, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिज्म, ये सब बनाने की बातें करता है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिरला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं कोडेकुनिल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य हैं 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं, जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र का हर दम, हर वक्त, हर मोड़ पर दम घोटने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत हमें देश की जनता ने दी है। इसीलिए हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का उत्तर प्रदेश के रायबरेली पार्लिमानी हलके से मुंतखब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। आइन की कॉपी थामे राहुल गांधी ने अंग्रेजी में रुकनियत का हलफ लिया और हलफ लेने के बाद उन्होंने जय हिंद और जय आइन का नारा लगाया। जब राहुल गांधी अपनी पसंदीदा सफ़ेद टी शर्ट पहने हलफ ले रहे थे, कांग्रेस के अरकान नारे लगाते हुए उनकी हिमायत कर रहे थे। उससे कबल बीजेपी के अरुण गोयल जो मेरठ पार्लिमानी सीट से मुंतखब हुए और सीरियल रामायण में राम का किरदार अदा किया, उन्होंने संस्कृत में हलफ लिया और हलफ लेने के बाद जय श्री राम का नारा भी लगाया। श्री राहुल गांधी
I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन के नारे की आवाज़ बुलंद हुई। ये नारा देने वाले कोई और नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे। बैरिस्टर अवैसी ने मंगल को 5वीं मरतबा लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने फ़लस्तीन की ताईद में नारा लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 18वीं लोकसभा के रुकन की हैसियत से जब हलफ ले रहे थे उस वक्त ऐवान में मौजूद बीजेपी के अरकान जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिए, जिसके जवाब में सदर मजलिस ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन और तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता मियाद में भी बजट इजलास के दौरान बैरिस्टर अवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन अवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खुसूसी अदालत की तरफ से दी गई जमानत को मुअत्तल करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की तातीली बेंच ने कहा कि ईडी की तरफ से खुसूसी अदालत के जरिए केजरीवाल को दी गई जमानत मनसूख करने से मुतालिक दायर दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। सिंगल बेंच ने कहा कि खुसूसी तातीलाती अदालत की जज ने शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले केस में रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद पर सही तरीके से गौर नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से यह मुशाहिदा कि बहुत ज़्यादा मवाद पर गौर नहीं किया जा सकता मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी है और यह जाहिर करता है कि उसने मवाद पर अपना जहन नहीं लगाया। बेंच ने यह भी कहा कि तातीलाती जज को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरख्वास्त ज़मानत पर बहस करने का मुनासिब मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को केस की समाअत की थी और अगली समाअत के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर की थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीट मामले में धांधलियों की बरसरे खिदमत सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीकात कराने की मांग की। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नीट मामले को लेकर चल रहे तनाज़े पर मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। And sir, how do you look at PM's statement मैं today, साफ sir? कहना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई एग्जाम कंडक्ट करने में। दूसरे हाथ से सरकार किसी के ऊपर इल्जाम लगा देके केस को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो डिमांड किया सिटिंग जज को रखकर जो कार्रवाई करना है, तो हम कांग्रेस के पार्टी तरफ से तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते हम लोग केंद्र सरकार के डिमांड कर रहा है, ये सरकार के नाकामयाबी किसी के ऊपर इल्जाम रख के
किसी को केस में रख दे के केस जो क्लोज करने के लिए सीबीआई को देकर ये केस खत्म करने के लिए भरी करने के लिए जो कोशिश कर रहा है ये ठीक नहीं है। ये कंप्लीट जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। Sir, today PM didn't mention about NEET exam result row while he made a customary remark in the parliament. How do you look at PM's statement? He discussed emergency 50 years ago. तो प्राइम मिनिस्टर जी क्या कहा मैं सुना ही नहीं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जब जब केंद्र सरकार ने पहुंचाते हैं तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खामोश हो जाता है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इस बार करोड़ों युवता सड़क पे आ रहे हैं। तेलंगाना में हमारे यूथ कांग्रेस NSY के हजारों लोग विद्यार्थी लोग सड़क पे धरना कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार जो कार्रवाई करना है, जो भरोसा देना है करोड़ युवता को, जो स्टूडेंट्स को जो भरोसा देना है नरेंद्र मोदी जी, वो भरोसा नहीं दे रहा है। जो मोदी जी गारंटी कहा, मैं मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका गारंटी कहाँ गए? नीट एग्जाम कंडक्ट करने में आपका गारंटी नहीं है, तो आपका गारंटी, इसका वारंटी खत्म हो चुके हैं। मैं चुनाव से पहले भी यही कहा था, मोदी जी वारंटी खत्म हो गए, मोदी जी कुछ भी करने दो, उसका कुछ अक्षर नहीं लगने वाले। अभी भी कम से कम मोदी जी जुडिशियल इंक्वायरी डालो, सिटिंग जज को बिठा के इसके ऊपर कार्रवाई करना, और इसको जो इसमें ये करोड़ों विद्यार्थियों भविष्य जो खेला है उन लोगों को सबको उनको पनिशमेंट। कांग्रेस पार्टी में बीआरएस के रुकन असेंबली एवं संजय कुमार को शामिल करने से मायूस सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी ने मंगल को ऐलान किया कि वो बहैसियत कानून साज काउंसिल मुस्तफ़ी हो जाएंगे। कई कायदीन बशमूल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने उन्हें समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद साबिक वजीर ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली से इनकार कर दिया। उन्होंने ताहम ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत का कोई मंसूबा नहीं रखते। सीनियर लीडर इस बात से नाखुश हैं कि जगतियाल के रुकन असेंबली संजय कुमार को पार्टी में शामिल करने से कबल उनसे मुशावरत नहीं की गई। संजय कुमार, जिन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में जीवन रेड्डी को शिकस्त दी है, इतवार की शब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। जीवन रेड्डी ने कहा कि वो अपने हामियों से मुशावरत के बाद मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कांग्रेस कायदीन पीर से जीवन रेड्डी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने भी जगतियाल में रुकने काउंसिल की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू और दूसरे कायदीन ने मंगल को भी हैदराबाद में जीवन रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर बातचीत की। ताहम साबिक वजीर बहैसियत रुकने काउंसिल मुस्तफ़ी होने के अपने फैसले पर कायम थे। भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि वो जीवन रेड्डी के जज्बात से कांग्रेस क़यादत को वाकिफ करवाएंगे। पीर को जीवन रेड्डी के साथ मुलाकात के दौरान श्रीधर बाबू ने भी इस किस्म का तयक़ुन दिया था। संजय कुमार की शमूलियत पर पार्टी कारकुनों के जज्बात का एहतराम न करने के लिए भी जीवन रेड्डी नाखुश है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में जीवन रेड्डी को संजय कुमार ने ज़िले निज़ामाबाद के जगतियाल हल्के से शिकस्त दी थी। कांग्रेस लीडर को उन्हीं हरीफ ने 2018 में भी हराया था और 2014 के इंतखाबात पर भी उन्हें शिकस्त हुई थी। जीवन रेड्डी ने साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की भी पार्टी में शमूलियत पर चीफ मिनिस्टर पर नुक्ताचीनी की। ఆనాడు 2007లో 8లో పార్లమెంటు స్థానానికి కఠినమైన పరిస్థితుల్లో సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన పార్లమెంటు సభ్యులుగా నిలబడ్డారు. అదేవిధంగా ఈ రోజు కూడా మొన్న పార్లమెంటు సంబంధించి కూడా అక్కడున్న పరిస్థితులను తెలిసి కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలబెట్టాలి అని వారు ముందుకొచ్చి నిలబెట్టడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంలో కూడా వారిని మేమందరం కూడా మరి నిన్న జరిగిన సంఘటన విషయంలో పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు మనస్తాపానికి గురైనారని डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मंगल को कहा कि हुकूमत तेलंगाना मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए सख्ती के साथ निपटेगी। नौजवानों के नशे की लत का शिकार होने पर इजहार तशवीश करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस लानत के खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ इश्तराक करें। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के आलमी यौम के मौके पर हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक ब्यूरो की जानिब से मुनक़दा एक तकरीब को मुखातिब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पुलिस या हुकूमत तनहा इस मसले की जड़ को उखाड़ नहीं फेंक सकती, पूरे समाज को ताउन के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी है।
రాష్ట్రంలో మాదక ద్రవ్యాలు అనేది అరపట్టడానికి వీల్లేదు, వాడటానికి వీల్లేదు అని చెప్పి చాలా కఠినంగా ఉండడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఇంట్లో తెలియజేస్తూ మనం చూస్తా ఉన్నాం. మాదక ద్రవ్యాలు వాడకం అనేది ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు, లేకపోతే కావాలని కూడా ఎవరు చేయరు. కొంతమంది కావాలని వీళ్ళని ఈ ఉచ్చులో లాగుతారు, ఈ ఊపిలో లాగుతారు. తెలుసో తెలియనటువంటి వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలు దీంట్లో పడి వారి బంగారు భవిష్యత్తుని సర్వనాశనం చేసుకుంటారు. ఇది రెండు రకాలైనటువంటి కారణాలు కావచ్చు. ఒకటి, కొద్దిమంది దుర్మార్గులు तेलंगाना के वज़ीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़रा ने किशन रेड्डी को तहनीत भी पेश की, जो तेलंगाना के हल्के लोकसभा सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं। रियासती वज़रा ने कहा कि यह मसरत की बात है कि एक तेलंगाना के फर्जंद ने मरकज़ी वज़ीर का कलमदान हासिल किया। बाद अज़ां पोंगलेटी श्रीनिवास और कोमटिरेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर किशन रेड्डी के साथ तबादला ख्याल किया और मरकज़ी वज़ीर से ख्वाहिश की कि वो रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए ताउन करें। किशन रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी आबाई रियासत की तरक्की के इक़दामात को क़तई नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बीआरएस के कई कानून साजों और पार्टी कायदीन ने मंगल को पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से सिद्दीपेट जिले में वाक़ उनके एर्रावली फार्म हाउस पर मुलाकात की। पार्टी सरबराह के साथ कानून साजों की मुलाकात बहुत बड़ी सियासी अहमियत रखती है, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हुई है जब ये क़यास आराइयाँ उरूज पर हैं कि पार्टी के कुछ और MLAs के हुक्मरान कांग्रेस में दाखिल होने का इम्कान है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 के बाद दानम नागेंद्र, कडियम श्रीहरि, डॉक्टर तेल्लम वेंकट राव, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर M संजय ने BRS के टिकट पर हुक्मरान पार्टी से मुनहरिफ हो गए। लोकसभा इंतखाबात के साथ सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में पार्टी को शिकस्त हुई थी। वहीं पार्टी के 5 MLAs पार्टी से मुनहरिफ हो गए। इस वजह से BRS की तादाद जो 2023 में 39 थी, अब कम होकर 33 हो गई है। BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जस्टिस एल नरसिम्हा कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। BRS के दौरे हुकूमत में बरक़ी की खरीदारी के माहिदात और तेलंगाना में नए थर्मल बरक़ी प्लांट्स की तामीर की तहकीकात के लिए हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया है। उन्होंने एक रीट दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि कमीशन फितरी इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ तश्कील दिया गया। KCR ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि क़वायद के मुताबिक बरक़ी की खरीदारी के माहिदात किए गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी के रिमार्क्स पर भी एतराज़ किया और कहा कि इल्ज़ामात की गहराई के साथ तहकीकात के बगैर ही रिमार्क्स किए गए। कमीशन के अलावा जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी और तेलंगाना के महकमे बरक़ी को पेटिशनर्स रिस्पॉन्डेंट्स बनाया गया है। रियासती हुकूमत ने 14 मार्च को वाहिद रुकनी जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन तश्कील दिया है, जो पेशरफ BRS के दौर में बरक़ी की खरीदारी के माहिदात और थर्मल बरक़ी प्लांट्स की तामीर में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात कर रहा है। ये कमीशन पहले ही महकमे बरक़ी के तकरीबन 25 मौजूदा और साबिक ओहदेदारों से पूछताछ कर चुका है। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने उन्हें जारी करदा नोटिस का 12 सफ़ात पर मबनी तफसीली जवाब भी दिया और कमीशन के क़याम पर वजाहत तलब की। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हाईकोर्ट में आज उस वक्त राहत मिली जब हाईकोर्ट ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए 2011 के ट्रेन रोको केस की समाअत पर रोक लगा दी। 2011 में तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR ने उनके खिलाफ दर्ज रेल रोको केस को हाईकोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त में KCR ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को ख़त्म करने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि वो ट्रेन रोकने में मुलविस नहीं थे। उनका कहना था कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान KCR की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर केस की समाअत रोक दी गई। इसके साथ ही अदालत ने इस केस के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। बाद अज़ां समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन BRS के अरकान मुखन्ना को कांग्रेस में शामिल करने के लिए हुक्मरान जमात की ऑपरेशन आकर्ष के जवाब में गुलाबी जमात ने भी कांग्रेस के नाराज़ अरकान असम्बली से कहा कि वो BRS में शामिल हो सकते हैं, जिनका खैर मकदम किया जाएगा। हालिया अरसे में BRS की दो अरकान असम्बली बशमूल पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत के दरमियान साबिक वज़ीर
जगदीश रेड्डी ने मंगल को तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया कि बीआरएस के टिकट पर मुंतखब होने वाले मुनहरिफ अरकान मुक़र्ररा की रुकनीत मनसूख कर दी जाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस के मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर रियासती असम्बली से भी नुमाइंदगी की गई, जिन्होंने बहुत जल्द फैसले का यकीन दिलाया है। సార్ నమస్తే అలా ఏం లేదు, చిన్న అపాయింట్మెంట్ కావాలి మీది. మా రాజశేఖరుడు మాజీ స్పీకర్ గారు, మాజీ మంత్రి శ్రీనివాసరావు గారు, అదేవిధంగా సభ్యులు సంజయ్ గారు, వాళ్ళిద్దరూ ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేరేది దానికి సంబంధించి వారు